खत्म हो जाएंगी पहाड़ की ये विधानसभा सीटें। इन जिलों के नेताओं का राजनीतिक करियर हो जाएगा खत्म। उत्तराखंड में खत्म हो जाएगी पहाड़ की राजनीति। विधानसभा में खत्म हो जाएगा पहाड़ियों का हक। खत्म हो जाएगी पहाड़ी राज्य की संकल्पना। मैदान तय करेगा पहाड़ की राजनीति। अगर आप उत्तराखंड की राजनीति में बाल बराबर भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इन दिनों तमाम न्यूज चैनलों और वेबसाइट में इस तरह के थंबनेल देख रहे होंगे। और इन सब का कारण बताया जा रहा है परिसीमन। परिसीमन से ये डर, परिसीमन से वो खौफ और परिसीमन से न जाने क्या क्या। इस तरह की खबरें उत्तराखंड से जुड़े तमाम यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल में हैं। सनसनीखेज खबरों के इस दौर में परिसीमन को लेकर उत्तराखंड में ऐसी बयानबाजी हो रही है जैसे परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया के बजाय कोई तिलिस्मी भूत हो। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर परिसीमन से जुड़ी इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या आप जानते हैं पहाड़ी जिलों में विधानसभा सीटों के गायब होने का गणित क्या है? आखिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि अगला परिसीमन उत्तराखंड का राजनीति का गणित बदल देगा? क्या सच में विधानसभा की अधिकतर सीटें पहाड़ से बककर मैदान में आने वाली हैं? क्या है इन खबरों का लॉजिक और क्या पहाड़ से मैदान को बकती इन विधानसभा की सीटों को थामने का कोई उपाय है? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड में हम डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में परिसीमन के पूरे गणित को। वैसे तो आप परिसीमन के विषय में काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन इसे बेहद आसान भाषा में समझने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर परिसीमन के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि अगले परिसीमन में किन दो पहाड़ी जिलों से विधानसभा सीटें गायब होने का सबसे बड़ा खतरा है। फिलहाल सबसे पहली बात यह कि क्या उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ की सीटें कम होने वाली हैं? तो भाई इसका उत्तर है हाँ। 99% संभावना है कि उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ के जिलों का प्रतिनिधित्व कम होने वाला है। यह हम 1% इसलिए छोड़ रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में पहाड़ में ऐसी कोई स्थानीय लीडरशिप उगाए जो इसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर इसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़े। अब सवाल आता है, आखिर अपने ही राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व के लिए पहाड़ के लोगों को राजनीतिक लड़ाई क्यों लड़नी होगी? इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। जैसा कि आप जानते ही हैं, विधानसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है और हमारे पास जनसंख्या से जुड़े आधिकारिक आंकड़े 2011 तक के हैं। विधानसभा में सीटें कम होने की जितनी हाइपोथेसिस बताई जा रही हैं, वो 2001 और 2011 की जनगणना के आधार पर हैं। इसे इस तरह समझिए, 2001 से 2011 के बीच पहाड़ का जनसंख्या अनुपात 6% गिरा है। इन 10 सालों में यानी 2001 से 2011 के बीच पहाड़ों में जनसंख्या वृद्धि दर 3.25% रही है। वहीं मैदानी इलाकों में ये 33.69% है। यानी पहाड़ के मुकाबले मैदानी इलाकों में आबादी का बढ़ा हुआ प्रतिशत 10 गुना ज्यादा है। हम जानते हैं ये आंकड़े समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसे यूं समझिए कि अगर आबादी का यही गणित चालू रहा तो अगली जनगणना पूरी होने तक उत्तराखंड के पहाड़ों में राज्य की केवल 1/3 आबादी ही रह रही होगी। और जैसा हम बता चुके हैं कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है, तो जाहिर है पहाड़ की सीटें कम हो जाएंगी। अब हमारे नेता लोग कह रहे हैं कि तराई भाबर में पहाड़ के लोग ही तो रह रहे हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है कि विधानसभा सीट मैदान में है, लोग तो पहाड़ी मूल के ही हैं। हंसी ठिठोली में बात यहां तक कह दी जा रही है कि पहाड़ से विधायक बनने के बाद नेता खुद सबसे पहले मैदान में घर तलाशते हैं। पर क्या यह बात इतनी आसान है? थोड़ा इसे समझते हैं। सोचिए, अगर एक विधायक देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर में रहने वाली जनता के वोटों से जीतकर आएगा, तो क्या वो इस बात की कभी चिंता करेगा कि चौकुटिया में या टेहरी में स्वास्थ्य सुविधा के क्या हाल हैं? चमोली के गांव में लगा बाग उसकी मैदानी सीट की राजनीति को कितना प्रभावित कर देगा? क्या कोई नेता अपनी मैदानी विधानसभा में पहाड़ों में सूरों के झुंड से उपजी समस्या को खत्म करने की बात कहेगा? मैदान से चुना हुआ नेता संवेदनशील हुआ तो उसके भीतर भालू के हमलों से परेशान पहाड़ की जनता के प्रति करुणा होगी। पर क्या उसके ऊपर इस समस्या को लेकर सरकार को घेरने जैसा कोई जन दबाव होगा? मैदान से चुने गए नेता के भीतर पहाड़ में खेती उजाड़ देने वाले बंदरों के लिए आक्रोश होगा या कोई अन्य भाव होगा? क्या उसे चिंता होगी कि गढ़वाल में रामायण की स्थिति कैसी है या बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला कितने जोर शोर से लग रहा है? क्या वो कभी जान पाएगा कि मैदान के मंचों पर छोलिया और ढोल दमो बजाने वाले गांव लौटने के बाद कैसे रहते हैं? क्या इसके बाद मैदान में बैठा नेता ये कोशिश नहीं करेगा कि हमारे बाद हमारे पीछे हमारे लोक देवता भी पहाड़ से पलायन कर जाएं? कोई भी नेता जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर अपनी विधानसभा में वोट क्यों मांगेगा? खैर, भविष्य के गर्त में छुपे इन इफ एंड बट को छोड़ हम आगे बात करेंगे कि अगले परिसीमन में किन दो पहाड़ी जिलों से विधानसभा सीटें गायब होने का सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन पहले पिछले परिसीमन से समझते हैं कि पहाड़ से विधानसभा सीटें गायब होने का असर कैसा होता है। आप जानते हैं कि पिछले परिसीमन में पहाड़ की विधानसभा सीटें 40 से घटाकर 34 कर दी गई थी।
6 सीटें कम होने से विधानसभा के भीतर पहाड़ की आवाज कमजोर कर दी गई और इसने पहाड़ की राजनीति भी बदल दी। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में हम कनालीछीना, कांडा, भिकियासैंण, थैलीसैंण, बीरोंखाल, नंदप्रयाग, पिंडर, धूमाकोट, धारी, मुक्तेश्वर, नंदप्रयाग जैसे खालिस पहाड़ी नाम विधानसभा सीटों के तौर पर सुनते थे। पर 2012 के चुनाव में ये सब गायब हो गए। अगर आप इसका पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इस वाले परिसीमन के बाद से ही क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दे उत्तराखंड की राजनीति से गायब होते गए। इसी परिसीमन ने उत्तराखंड क्रांति दल जैसे क्षेत्रीय दल के पहाड़ में मौजूद मजबूत जनाधार की जड़ें हिला दी थी। ऐसा माना जाता है कुमाऊं और पौड़ी के वो इलाके जिनमें उत्तराखंड क्रांति दल का मजबूत जनाधार था उसे कमजोर किया गया। वैसे पिथौरागढ़ की कनालीछीना विधानसभा में जिस तरह से यूकेडी का पूरा वोट बैंक हिलाया गया, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि ये आरोप हवा हवाई नहीं है। इस परिसीमन की एक खास बात और ये रही कि ग्रामीण इलाकों को आसपास के शहरी कस्बों में मिलाया गया, जिससे नई विधानसभा सीटों की ग्रामीण पहचान कमजोर हुई। जैसे मुक्तेश्वर और धारी के आसपास के गांव के राजनीतिक मुद्दे आज भीमताल शहर से सपते हैं। इस तरह के उदाहरण आपको गढ़वाल में भी मिल जाते हैं, जहां ग्राम पंचायत, जल स्रोत, जंगल पर हककूत जैसे ग्रामीण इलाकों के मुद्दों पर स्मार्ट सिटी, धार्मिक उन्माद जैसे शहरी राजनीतिक मुद्दे हावी हैं। कुल मिलाकर एक पर्वतीय राज्य के लिए जरूरी सभी क्षेत्रीय मुद्दों को दरकिनार कर राजनीति के केंद्र में राष्ट्रीय मुद्दे आ गए। उत्तराखंड में हुए पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में आप इसे बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए देश की संसद में उत्तराखंड की आवाज की, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले तीनों लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को वोट दिया है। आज राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति यह है कि संसद में उसके 8 प्रतिनिधियों की आवाज के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उत्तराखंड की असल आवाज है। उत्तराखंड से जुड़े हर मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर बात तभी पहुंचती है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का हिस्सा होती है। कम शब्दों में इस पूरी बात को इस तरह कहा जा सकता है कि भारत में चलने वाली फेस पॉलिटिक्स में उत्तराखंड की जनता के सामने राज्य और देश दोनों चुनावों में हीरो फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। खैर, ये अपने आप में एक बड़ी बहस का मुद्दा है। फिलहाल आते हैं उस सवाल के जवाब पर जिसका इंतजार आप वीडियो के शुरुआत से ढूंढ रहे हैं। 9 पहाड़ी जिलों में अल्मोड़ा और पौड़ी दो ऐसे जिले हैं जहां से विधानसभा सीट कम होने की पूरी संभावना है। ये इस वजह से कहा जा रहा है कि इन दोनों जिलों में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है और इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। पिछली जनगणनाओं के ट्रेंड अगर जारी रहे और परिसीमन केवल जनसंख्या आधारित रहा, तो इन दोनों जिलों में विधानसभा सीटें 100% कम हो रही हैं। जनगणना के आंकड़ों का अगर आधार बनाया जाए, तो ये खतरा पहाड़ की अन्य विधानसभा सीटों पर भी बराबर बना हुआ है। जिस जनगणना के आधार पर ये सीटें कम होनी है, उसके कोई ऑफिशियल डेटा किसी के पास नहीं है। यहाँ पिछली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही ये पूरा आकलन किया जा रहा है। और अगर इस आकलन की माने, तो जाहिर तौर पर पहाड़ की सीटें कम हो रही हैं। अब सवाल है, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? तो इसका जवाब है, परिसीमन आयोग के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि परिसीमन आयोग कैसे काम करता है और आप पहाड़ की सीटें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारा पुराना वीडियो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल तो इस बात को समझिए कि पहाड़ी राज्य की अवधारणा ही खतरे में आने वाली है, क्योंकि विधानसभा में अगर पहाड़ का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा, तो आवाज कौन सुनेगा?